अगर मैं अगले 3 से 5 साल की बात करूं तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे? अगले 5 साल में भी प्रॉपर्टी बढ़ेगा ही, क्योंकि हमारी देश की इकोनॉमी खुद ग्रो हो रहा है। क्या अभी राइट टाइम है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का, जैसे कि आप कह रहे हैं कोविड और कोविड से पहले? बेस्ट टाइम हमेशा प्रॉपर्टी खरीदने का कल होता है, ठीक है, जो बीत गया है। अच्छा, सेकेंड बेस्ट टाइम आज है। आज की डेट में अगर मुझे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, कैसे मैं अपनी बजटिंग शुरू करूं? पहला चीज तो है कि आप जो पैसा कमा रहे हैं उसका कुछ हिस्सा बचत करना शुरू करिए। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैसे आइडेंटिफाई की जा सकती है? कि लोग कहाँ प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हमें नहीं लेना है, लेकिन मुझे पता चल गया मेरा बाजू वाला प्लॉट बिक रहा है, मकान बिक रहा है और 4 गुनी कीमत में बिक रहा है, हम खरीद। लेकिन आपको लगता नहीं कि ज्यादातर लोग जो है वही हैं जो आज भी उतनी सैलरी में ही गुजारा कर रहे हैं? वीडियो एडिटिंग करके अभी एक बच्चे से मैं मिला, 18-20 साल का था, 8 लाख रुपए महीना कमा। रियल एस्टेट मेरा प्रोफेशन है, लेकिन मैं ट्रेनिंग देता हूँ ना, 17 साल तक मैंने 1 रुपए नहीं लिया। मैं अभी मेडिटेशन सिखाता हूँ, 12 वर्षों से सिखा रहा हूँ, 1 पैसे नहीं लेता हूँ। और जो दिल्ली के बायर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं? क्योंकि हम आए दिन सुनते हैं बिल्डर भाग गया। बिल्डर भागने वाला बात जो है ना, 2016 से पहले हमारे देश में कोई कानून नहीं था। अब जैसे हम लोग अक्सर सोचते हैं कि यार एक पहाड़ों पे खूबसूरत सा घर होना चाहिए, अपनी रिटायरमेंट के बाद वहाँ चले जाएं। पहले वेल्थ बना लीजिए, फिर ये सब सोचिएगा, क्योंकि कई बार लोग पहाड़ पे घर बना लेते हैं, साल में 1 बार जाते हैं। इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। नमस्कार, कैसे आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज आपको मस्त करने का एक और तरीका लाई हूँ और एक और कह सकते हैं कि सोर्स लाई हूँ। और वो सोर्स है आपका अपना मकान होने का, अपनी ज़मीन होने का। क्योंकि हम सब सोचते हैं कि यार कहीं तो इन्वेस्ट करना चाहिए, और अक्सर लोग यही राय देते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट करनी है ना तो रियल एस्टेट में करो, ज़मीन पर करो, घर खरीद लो। लेकिन फिर ऐसा मशवरा देने वाले भी होते हैं कि यार अपने घर में कुछ नहीं रखा, फ्लैट में रहो और पूरी ज़िंदगी आराम करोगे। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि ज़मीनें इतनी महंगी हो रही हैं कि अपनी औकात ही नहीं है ज़मीन खरीदने की। तो कब इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या लेटेस्ट ट्रेंड है, कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा होगा और नुकसान आप भूल सकते हैं। मेरे साथ हैं अमरेश झा जी, जो कि रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं। इनके आपने कई सारे पॉडकास्ट भी देखे होंगे और आज ये मिलियनर हैं, मिलियंस के मालिक हैं और रियल एस्टेट के जरिए ही इन्होंने ये मुकाम भी हासिल किया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद तमन्ना जी। सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, मुझे बुलाए अपने पॉडकास्ट में, इसके लिए आपका धन्यवाद। सर, अब मेरे पॉडकास्ट में कई सारे मिलियनर्स आ चुके हैं ना, और हमेशा हर किसी से मिलने के मुझे यही लगता है कि अब उनकी वाइफ्स मेरे तक आएंगी और मैं भी मिलियनर बन जाऊंगी। तो सफ़र थोड़ा थोड़ा तय करना शुरू किया है। आज आप मुझे ये बताइए कि एक मिडिल क्लास रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके कैसे उस मुकाम तक पहुँच सकता है और अपने घर का सपना पूरा कर सकता है। ये पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है, सोच से ही कुछ भी होता है। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे मिलेनियर से मिल चुके हैं, पॉडकास्ट कर चुके हैं और उसके बाद आपको एहसास होना शुरू हो गया। तो जब मेरा बिजनेस 2012 में डूब गया था तो उस समय हमने कहा कि 2-4 करोड़ तो कमा के देखे। ठीक है, उस समय मेरा ड्रीम हुआ करता था सांसद बनने का। हमने कहा सांसद तो बने नहीं, तो इस बार 100 करोड़ रुपए बनाएंगे। बाप रे, कहाँ के रहने वाले आप? सांसद तो यूपी बिहार ही। हाँ, बिहार से मैं हूँ। तो हमने कहा कि 100 करोड़ रुपए बनाएंगे। और जब हम सोच ऐसा लेके आते हैं तो परमात्मा की शक्ति काम करने लग जाती है, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने लग जाता है। तो इनिशियली मेरा जो रियल एस्टेट का दौर स्टार्ट हुआ था, पहले मैं इन्वेस्ट करना शुरू किया था। हमने देखा कि जो बिज़नेस मैं कर रहा हूँ वो लॉस में जा रहा है और जो मैंने इन्वेस्ट किया था वह बहुत ग्रो हुआ, कई गुना ग्रो हुआ। तो मेरा यहाँ से बल्ब ऑन स्टार्ट हुआ। तो 4 दरवाजे की मैं बात करता हूँ। आपने कहा कि सपना कैसे पूरा हो सकता है रियल एस्टेट में, घर खरीदने का, प्रॉपर्टी लेने का। तो 4 रास्ते हैं, जिसको 4 क्वाड्रेंट कह लीजिए या 4 दरवाजे। पहला दरवाज़ा है रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट के थ्रू पैसा बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए, कि आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई रोज़गार कर रहे हैं, तो आप पैसा को इन्वेस्ट करिए।
किसी न किसी प्रॉपर्टी में। ठीक है, अभी आपके ड्रीम होम का वो जो फ्लैट आप सोच रहे हैं दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में, वैसा 4 करोड़ 3 करोड़ का नहीं है, लेकिन आपके पास 30 लाख रुपए है, तो 30 लाख में क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो करिए। कोई ज़मीन ले सकते हैं, कोई 1 BHK ले सकते हैं, कोई स्टूडियो ले सकते हैं, वही लीजिए। वो ड्रीम तक पहुंचने के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू, जब तक करेंगे ही नहीं तब कैसे पैसा मल्टीप्लाई होगा। बहुत सारे लोग देखते रह जाते हैं, अच्छा मेरे बगल में इतने का था, आज लाखों का हो गया, करोड़ों का हो गया। तो अफसोस कब तक, 2 अफसोस मैंने लोगों को करते हुए देखा है। पहला अफसोस करते हुए देखा है कि मेरे पास में इतनी सस्ता था प्रॉपर्टी, हमने नहीं लिया, और दूसरा अफसोस मेरे पास था और हमने किसी वजह से बेच दिया। तो आपको अफसोस ना करना पड़े तो पहला चीज़ है इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। जितना है पैसा, जो पैसा आप कमाते हैं, और सेफ इन्वेस्टमेंट है, रियल स्टेट सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, अप्रिशिएशन है, टैक्स में बेनिफिट है, बहुत सारा फायदा है। ठीक है, पर ये हमारी आदत नहीं होती है। कई लोग ना स्पेंडर कैटेगरी, मैं खुद स्पेंडर था, यानी आमदनी 98, खर्चा रुपया। तो शुरू में मेरा भी स्वभाव ऐसा था, पर प्रभु की कृपा हुई तो मैं पैसा जब कम उम्र में कमाना शुरू किया, किसी मित्र ने सलाह दे दिया प्रॉपर्टी ले लो, और हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना शुरू किया, और बाद में देखा वही कई गुना बढ़ा। तो पहला चीज़, आप अभी सोचिए कि मुझे आज लेना है, आज नहीं ले सकते, चलो 1 महीने में ले लो, 6 महीने में ले लो, इस साल ये 2026 जो ख़त्म होगा ना, तब तक मुझे एक प्रॉपर्टी लेना है, चाहे छोटा से छोटा लेना, लेकिन लेना है। जब आप कोई कमिटमेंट खुद के साथ करते हैं ना, अस्तित्व आपको सहयोग करता है। तो पहला दरवाज़ा है प्रॉपर्टी खरीदिए। कई लोग कहते हैं सर मेरे पास तो इतना भी पैसा नहीं है, तो फिर मैं कहता हूँ बेचो। जब मेरा बिजनेस पहले वाला बंद हो गया था 2012 में, शुरू में मैं खरीदना शुरू किया 2000 के बाद, जब मेरे पास पैसा आना शुरू हुआ, फिर मैंने बेचना शुरू किया। बेच के पैसे बना लीजिए, फिर खरीदिए। तीसरा है ऑप्शन कि रियल एस्टेट व्यापार में आ जाइए, डेवलपर बन जाइए। जैसे मैं आज डेवलपर हूँ, बिल्डर हूँ, तो क्यों नहीं कर सकते हैं। आज रियल एस्टेट इतना ग्रो हो रहा है, इतनी अपॉर्चुनिटी है। और चौथा है बहुत पैसा है तो इन्वेस्टर बन जाइए। तो आपने कहा सपना कैसे पूरा, इसी 4 में से आप सोचिए मैं अभी किस लेवल में हूँ। हो सकता है इस 2 ही चीज़ में आप फॉलो करते होंगे। आपके पास कोई नौकरी है, बिजनेस है, दुकान है, कुछ भी है, पैसा कमा रहे हैं, पैसे को बचाइए और रियल एस्टेट बाय करिए, और नहीं है तो बेचिए या बनाइए, कुछ करिए, यानी रियल एस्टेट से जुड़े रहिए। लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है रियल एस्टेट में? और देखिए लेटेस्ट ट्रेंड तो हमेशा लोगों का चॉइस रहता है प्रॉपर्टी खरीदना। समझदार लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए हैं। 60 to 80% भारतीय का आज भी यदि पूछेंगे ना वेल्थ कहाँ पे है, तो वो कहेंगे मैंने प्रॉपर्टी में लगा रखा। लोग कहते हैं कि मैं किसी चीज़ की बुराई करने के लिए नहीं बैठा हूँ, जो मान लिए स्टॉक में या बाकी चीज़ में, लेकिन आज हमारे देश का डाटा है 5-6% लोगों के पास सिर्फ डीमैट अकाउंट है। इसका मतलब सिर्फ 5-6% ही लोग तो स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू से लोगों का रियल एस्टेट में भरोसा रहा है। बचपन से मुझे याद है, जब मैं छोटा हुआ करता था तो मेरी माँ कहती थी कि बेटा बड़ा होके पैसा जब तुम कमाओगे तो 1 कट्ठा, हम लोग यहाँ कट्ठा चलता था बिहार में, तो 1 कट्ठा ज़मीन अपने शहर में लेना। तो पहला मैं जब कमाना शुरू किया तो 1 कट्ठा ज़मीन लिया, तब 50,000 रुपये का लिया था, आज 50 लाख रुपए का हो गया। तो लेटेस्ट ट्रेंड ये है कि मैं तो यह कह रहा हूँ कि आप अपनी ज़रूरत को समझिए। आप जिस एरिया में है आसपास देखिए डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है। गलती लोग क्या कर रहे हैं, डेवलप्ड हो जाता है तब पैसा डालते हैं, तब तक तो प्राइस भी बहुत महंगी हो चुकी होगी। तो जहाँ पे आजू बाजू कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, कोई मेट्रो आ रहा है, कोई एयरपोर्ट आ रहा है, कोई IT पार्क आ रहा है, जो भी कुछ ऐसा हो रहा है, तो वहाँ निवेश करिए, और निवेश करेंगे तो आप पैसा बनाएंगे। और अगर मैं अगले 3 से 5 साल की बात करूं तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे? और देखिए अगले 3 से लोग मुझे पूछते हैं, यदि पिछले 5 साल में देखेंगे, हालांकि यदि प्रॉपर्टी में विजनरी होना पड़ता है पैसा बनाने के लिए, यदि आप 50 साल पीछे जाएंगे तो सैकड़ों गुना बढ़ा है। 25 साल पहले सैकड़ों गुना बढ़ा है। लास्ट 10 साल पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको भी मल्टीप्लाई कई गुना हुआ।
5 साल कोविड के बाद भी आप देखेंगे यहाँ दिल्ली आसपास में भी बढ़ा। 2-3 गुना बढ़ा। 2 गुना तो जरूर हर जगह प्रॉपर्टी, मैं कहूँगा पूरे देश में हो गया। अगले 5 साल में भी प्रॉपर्टी बढ़ेगा ही, क्योंकि हमारी देश की इकोनॉमी खुद ग्रो हो रहा है। जब देश में पैसा आ रहा है, लोगों की सैलरी बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, देश ग्रो कर रहा है, तो लोग पैसा कहाँ डालता है? तो पैसा प्रॉपर्टी में ही डालता है। स्वाभाविक रूप से रियल एस्टेट में पैसा आता है। तो आप कह रहे हैं 3 से 5 साल में डेफिनेटली, और कई लोग आज डरते हैं अभी युद्ध का जैसे माहौल है, तो अच्छा है ना, यदि करेक्शन थोड़ा प्रॉपर्टी ले रहा है 20%, 10%, 30% आपके शहर में, तो राइट टाइम है आप प्रॉपर्टी बाय करिए। क्या अभी राइट टाइम है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का, जैसे कि आप कह रहे हैं कोविड और कोविड से पहले, क्योंकि कोविड में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस लो हो गए थे, और कोविड के बाद वाकई ही लोगों ने जब वापस आना शुरू किया, वर्क फ्रॉम होम जो है वो ख़त्म हो गया, तो लोगों को ज़रूरत, रेंट भी ज़्यादा हो गए और प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ गए। क्या आप सजेस्ट करते हैं कि अब ये राइट टाइम है? बेस्ट टाइम हमेशा प्रॉपर्टी खरीदने का कल होता है, ठीक है, जो बीत गया। अच्छा। सेकेंड बेस्ट टाइम आज है। तो मैं कहूँगा कि जब जागो तब सवेरा, आज अच्छा समय है। खाली आप देख लीजिए, आप जिस प्रॉपर्टी को ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि पिछले 5 साल में 5 गुना हो गया, 3 गुना हो गया और आप पीक पे जाके ले रहे हैं, तो मे भी कुछ करेक्शन आ सकता है, क्योंकि जो अभी जियोपॉलिटिक्स चल रहा है, ऐसी स्थिति में 10-20% का करेक्शन आ सकता है। हो सकता है आप 1 करोड़ की लें तो 80 लाख का रह जाए। तो ऐसे जगह ढूंढिए जहाँ बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो डेफिनेटली आप नीचे पे, बॉटम पे ही ले रहे हैं या थोड़ा सा अप साइड ले रहे हैं, तो अगले 5 साल में बढ़ेगा। दूसरा चीज़, प्रॉपर्टी में क्यों आप कल के लिए सोच रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए क्यों नहीं निवेश के लिए सोच रहे हैं? हमारे यहाँ, हमें याद है गांव में मैं रहता था, लोग सोना और प्रॉपर्टी, ज़मीन कभी नहीं बेचते थे। तो ये तो जनरेशनल वेल्थ, ये तो लिगेसी क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो आप लिगेसी के हिसाब से सोचिए, जनरेशन के हिसाब से सोचिए, या चलो आपको फ्लिपिंग भी करना है तो 2-4 साल का टाइम फ्रेम लेके चलिए ना। आप सोचेंगे आज लेंगे, हाँ, दिक्कत कब आती है जब सोचते हैं आज हमने एडवांस दे दिया फ्लैट पे और 3 महीना बाद, 6 महीना बाद एग्जिट कर जाएंगे, 20% बढ़ गया, तो कई बार ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो आप 3 से 5 साल का कम से कम ब्रैकेट लेके चलिए, यदि आपको फ्लिप भी करना है, बेचना भी है तो। नहीं तो आप सोचिए ना, हर साल प्रॉपर्टी लेना है, बेचने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, तब आप रियल वेल्थ बनाएंगे। और क्या सजेस्ट करते हैं आप, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी? डिपेंड कर, देखिए दोनों अच्छा है। आपकी ज़रूरत क्या है, या आप निवेश करना चाहते हैं, या आपकी बजट क्या है। यदि आपके पास बजट कम है तो रेजिडेंशियल में जाना चाहिए, यदि बजट ज़्यादा है तो कमर्शियल में जाए। बजट का मतलब, यदि आपके पास 1 करोड़ से कम है तो आप कोशिश करिए कि फ्लैट में जाइए। यदि 1 करोड़ से ऊपर है तो आप कमर्शियल में जा सकते हैं। और दूसरा चीज़, आपका फोकस क्या चीज़ पे है। यदि रेंटल यील्ड पे है तो कमर्शियल ज़्यादा रेंटल यील्ड दे सकता है, 7-8% के आसपास मिल सकता है। लेकिन यदि आप एप्रिशिएशन देख रहे हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन में लेंगे तो रेजिडेंशियल एप्रिशिएट ज़्यादा कर सकता है। और यदि उससे भी कम बजट है, 20 लाख, 30 लाख, 10 लाख, अंडर 50 लाख, तो मैं कहता हूँ हमेशा प्लॉट लेना चाहिए। इतना आसान है क्या प्लॉट खरीदना? क्यों नहीं आसान है? देखिए, मुश्किल तो हर काम है, ठीक है, मुश्किल है, लेकिन यदि आप थोड़ा समझदारी दिखाएंगे, थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, सही बिल्डर को, डेवलपर को ढूंढेंगे, सही प्रॉपर्टी तक पहुंचेंगे। मैं हमेशा से लोगों को कहता हूं, आप 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, सिर्फ भरोसे में मत खरीदिए। 5,000 रुपये उसको जांच पड़ताल करने में भी लगाइए, उसके ड्यू डिलिजेंस पेपर चेक करने में लगाइए, तो आपसे प्रॉपर्टी खरीदेंगे। तो कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर काम करना चाहिए फर्स्ट टाइम बायर को? फर्स्ट टाइम बायर को यह ध्यान में रखना चाहिए कि आसपास का लोकेशन कैसा है, ठीक है, डेवलपमेंट क्या हो रहा है, और आने वाले 5 साल बाद उस एरिया में कोई रहने वाला होगा कि प्रॉपर्टी, मतलब लैंड लेने के लिए मैं बोल रहा हूँ, या आजू बाजू क्या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, कोई रिंग रोड, कोई हाईवे आ रहा है, कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आ रहा है। तो यदि ऐसा कुछ आ रहा होगा तो प्रॉपर्टी ग्रोथ ज़्यादा लेगा, 2, 3, 4, 5 गुना ग्रोथ हो सकता है। दूसरा चीज़, पेपर चेक करना चाहिए। जो बेचने वाला है उसके पास क्या राइट है बेचने का, वो उसका क्रेडेंशियल चेक करना चाहिए। वो बंदा बैकग्राउंड कैसा रहा, उसका क्रेडेंशियल कैसा रहा। ऐसा तो नहीं पहले भी उसने बेचा, किसी को प्रॉपर्टी नहीं दिया, ठीक है।
चौथा चीज़ पोजीशन देखना चाहिए जाकर के, वो वहाँ पे फिजिकली उस जो बेच रहा है उसका फिजिकली पोजीशन है कि नहीं। कई बार कागज़ में रहता है, फिजिकल जब जाते हैं तो वहाँ पोजीशन नहीं रहता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखने से आप सही प्रॉपर्टी ले पाएंगे। और राइट टू मूव जो ऑप्शन होता है उसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं? नहीं, यदि राइट टू मूव यदि आपको रहने के लिए लेना है, तो यदि फ्लैट लेना मान लीजिए तो, और रहने के लिए लेना है तो आप राइट टू मूव ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से लेंगे, क्योंकि जब पोजीशन का टाइम आता है डेफिनेटली बिल्डर भी प्राइस बढ़ा देता है, उस समय बेच चुका होता है, बन गया, अब तो वो भी प्रीमियम लेकर के बेचेगा। यदि अंडर कंस्ट्रक्शन में आप बाय करते हैं, कोई फ्लैट बाय करते हैं, तो डेफिनेटली आपको चांस रहता है कि आप सस्ते प्राइस में बाय कर पाएँ। लेकिन उस केस में भी बिल्डर का क्रेडेंशियल देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको टाइम लगेगा। रेरा देख लीजिए, रेरा है कि नहीं, पास में प्रोजेक्ट बिल्डर ने किया है तो उस समय में कुछ फीडबैक आप पता कर सकते हैं, फीडबैक लीजिए कि समय पे दिया कि नहीं, जो प्रॉमिस किया वह पूरा किया कि नहीं। अच्छा, आज की डेट में अगर मुझे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो कैसे मैं अपनी बजटिंग शुरू करूं? बजटिंग पहला चीज़ तो है कि आप जो पैसा कमा रहे हैं उसका कुछ हिस्सा बचत करना शुरू करिए, 20-25% कम से कम। यदि आप बचत करेंगे तभी तो आप इन्वेस्ट करेंगे। यदि आपके पास मान लीजिए 3-4-5 लाख रुपए मिनिमम आ गया, तो आपका बैंक का क्रेडिट अच्छा है, क्रेडिट स्कोर अच्छा है, यानी पहले कोई लोन लिया तो उसको समय पे आपने दिया, क्रेडिट स्कोर 700, 750, 800 के आसपास है, तो आसानी से बैंक होम लोन दे देगा। तो जब आप बैंक से पैसा लेंगे, रियल एस्टेट में ये फ़ायदा है कि आप लिवरेज लेते हैं। लिवरेज का मतलब यदि 30 लाख रुपए से कम का आप लोन लेते हैं तो सिर्फ 10% डाउन पेमेंट देना पड़ता है। यानी मान लीजिए हमने कोई एक 1 BHK 30 लाख से कम का लिया, ठीक है, तो मैं 3 लाख रुपए भी दूंगा तो बाकी 27 लाख बैंक लोन दे देगा। और सबसे सस्ता लोन हमारे देश में, हालांकि हमारे देश में लोन अभी भी सस्ता नहीं है, पर चलो ना से हाँ 8% के आसपास, बाकी सारा लोन इससे महंगा है। तो 8-8.5% पे आपको बैंक लोन दे देता है, तो आप सिर्फ 3 लाख रुपए इतना तो डाउन पेमेंट कर सकते हैं। और यदि 27 लाख रुपए लोन लेंगे अगले 20 साल के लिए, तो मुझे लगता है 15-20 हज़ार रुपये के आसपास आपको EMI आएगा। और यदि आप उसको रेंट आउट करेंगे, और यदि वहाँ मान लीजिए 5,000, 7,000, 8,000, ये चेक करना होगा। कई एरिया में रेंट अच्छा भी मिल जाता है, 1 BHK पे ही 8,000 रुपये भी रेंट मिल जाता है, 5,000 तो कहीं भी मिल जाएगा। तो आपको बचा हुआ कितना पैसा देना, मान लीजिए 15,000 हमारा EMI है, 3 लाख रुपए हमने दे दिया, अब 15,000 रुपये मेरा EMI है और मुझे 7-8 हज़ार रुपये रेंट आ रहा था, हमें और कितना हर महीना देना है, सिर्फ 7,000 रुपये। इससे ये मिनिमम साइज में बता के चल रहा हूँ। और यदि आपकी इनकम फिर ज़्यादा है तो आप 2 BHK में मूव कर सकते हैं, मान लीजिए 50 लाख 60 लाख के रेंज में जा सकते हैं। 50-60 लाख रुपए में जा रहे हैं तो 20% डाउन पेमेंट आपको देना पड़ेगा, यानी 8 से 10 लाख रुपए आपको अपनी जेब से देना होगा। और 40 लाख फाइनेंस कराएंगे तो 40 लाख पे करीब वो 30-35 हज़ार रुपये का रेंट आएगा। तो ये मतलब EMI आएगा। तो यह आपको अपने बजट को देखना है कि अभी मेरे पास कितना पैसा है। ज़मीन खरीदेंगे तो हो सकता है सारा पैसा खुद लगाना हो, तो आप छोटे बजट से 10, 15, 20 लाख से शुरू कर सकते हैं। और 10 से 20 लाख में कैसे इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें? वही मैंने कहा, यदि 10-20 लाख रुपए है आपके पास, कैश इन हैंड है, तो आप ज़मीन से स्टार्ट कर सकते हैं। आपके आसपास के पेरीफेरल में, बड़े शहरों में तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो सब अर्बन सिटी है तो वहाँ पे आपको इस बजट में अभी भी ज़मीन 100 गज, 200 गज या स्क्वायर फीट में 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, ऐसा ज़मीन में आप निवेश कर सकते हैं। यदि आपके पास जॉब अच्छी है और आप EMI पे लेना चाहते हैं तो आप फ्लैट में भी जा सकते हैं। 10 लाख रुपए आप दे करके 50 लाख रुपए का आप कोई फ्लैट बाई कर सकते हैं। और किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, रेंटल इनकम या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन? मैं शुरू में लोगों को, हर आदमी का अपना अपना रहता है, लेकिन मेरा जो अनुभव रहा है, इनिशियली कैपिटल को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो लोग गलती कई बार कर जाते हैं कि मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और मैंने एक ले लिया प्रॉपर्टी, लेकिन 20,000 मुझे रेंट आ रहा है,
तो ये बहुत बुद्धिमानी का काम इनिशियली नहीं है। मैं ये इसके खिलाफ नहीं हूँ रेंटल इनकम के। मेरे पास खुद कई सारे फ्लैट थे रेंटल के लिए, मैंने सबको बेच के धीरे धीरे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, क्योंकि वहाँ मैंने देखा कि मुझे 20-25% का यील्ड मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, और रेंटल 2% 3% हमारे देश में है। यदि रेजिडेंशियल के ऊपर कर रहे हैं, कमर्शियल में 7-8% मिल रहा है। तो मैं कहता हूँ यदि आपके पास 10 करोड़ रुपए का, 1 मिलियन की आपने बात किया, शुरू किया, जब तक 1 मिलियन का वेल्थ नहीं हो जाता है तब तक आप वेल्थ को बढ़ाइए, अप्रिशिएशन पे जाइए। जब 1 मिलियन के आसपास आ रहा है, क्यों 1 मिलियन की बात करता हूँ, 1 मिलियन में आपके पास 1-2 करोड़ में ठीक ठाक घर आ सकता है, 40-50 लाख तक का गाड़ी ले सकते हैं, और 7-8 करोड़ रुपए आप बैंक नहीं रियल एस्टेट में कोई प्रॉपर्टी में डालेंगे, ठीक है, तो आपको 4-5 लाख रुपए महीना आ सकता है। भारत में 4-5 लाख रुपए में किसी भी शहर में अच्छा जीवन आपका चल सकता है। रियल एस्टेट के मुकाबले स्टॉक्स, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, क्यों आपको लगता है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़िया है? और रियल एस्टेट में रिस्क मुझे थोड़ा कम लगता है, ठीक है। मेरा अपना, मैं किसी और एसेट्स को खराब नहीं कहता हूँ, और मेरा भी पैसा दूसरे एसेट्स में भी है, लेकिन मेरा पैसा 80% के आसपास, 80-90% रियल एस्टेट में है। शुरू से देखिए, आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो सकता है मैं स्टॉक में बहुत पैसा बनाया होता तो मैं स्टॉक में ही बहुत लोग 100%, 80%, 90% स्टॉक्स में डालते हैं। मेरा इनिशियली स्टॉक का अच्छा अनुभव नहीं रहा, क्योंकि जब हम डीमैट अकाउंट शुरू में खुलवाए, किसी ने खुलवा दिया, 1 लाख रुपए सर दे दो, ये ले लो, ये बेच दो, और हमारा पैसा आधा हो गया, तो मेरा अनुभव अच्छा नहीं रहा, तो हमने वहाँ से एग्जिट कर लिया। वहीं पे हमने 2 लाख रुपए ज़मीन में डाला था, वो देखिए कि 10 लाख का हो गया, तो मेरा एक्सपीरियंस खुद का अच्छा रहा। तो हर आदमी अपने एक्सपीरियंस से काम करता है। तो मैंने देखा कि जब मैंने प्रॉपर्टी ख़रीदा, चाहे मकान ख़रीदा या ज़मीन ख़रीदा या कमर्शियल ख़रीदा, वो मुझे बढ़ के ही मिला। तो एक तो सेफ मुझे लगा, दूसरा मुझे अप्रिशिएशन अच्छा मिला, तो मेरा कॉन्फिडेंस दिनों दिन बढ़ता चला गया। ठीक है, 1-2 जगह हम अटके भी, तो फिर हमने ड्यू डिलिजेंस ठीक से करना शुरू कर दिया। तो इसलिए मैं इसका प्रमोटर भी बना, क्योंकि आप मिलीनियर बनने की बात की, मैं कैसे मिलीनियर बना, मैं कैसे फाइनेंशियली फ्री हुआ, रियल एस्टेट के थ्रू। मैं पैसा म्यूचुअल फंड में भी डालता हूँ, मेरा निवेश है, मेरा स्टॉक में ही बहुत ज़्यादा नहीं एक्सपोजर है, स्टॉक में भी है, मेरा क्रिप्टो में भी है, ठीक है। तो और भी जगह डाइवर्सिफाई करना चाहिए। पर आप देखो, मुझे लगता है कि 60-80% लोगों को रियल एस्टेट में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ फ्लक्चुएशन जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि कल ये फिर कोई इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई होने लग जाए और शेयर आधा हो जाए, तो ये नहीं होता रियल एस्टेट में। माइनस कम जाता है, और लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये आपको एक आत्मबल देता है, क्योंकि वेल्थ यहाँ पे असली आप क्रिएट करते हैं। बाकी चीज़ में एग्जिट आसान होता है। म्यूचुअल फंड में आप 2 दिन में पैसा निकाल सकते हैं, शेयर में 2 दिन में पैसा निकाल सकते हैं, एफडी में 1 दिन में पैसा निकाल सकते हैं। हाँ, गोल्ड थोड़ा बहुत शुरू से ही हम लोगों के पास है, तो थोड़ा सा गोल्ड भी रखना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। 5-6 महीने का पैसा आपको एफडी में भी बैंक में भी रखना चाहिए, लेकिन मेजर पैसा मुझे लगता है रियल एस्टेट में रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में सुखी ज़्यादा रहेंगे। और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैसे आइडेंटिफाई की जा सकती है? हाँ, वही मैंने कहा कि लोग कहाँ प्रॉपर्टी खरीदते हैं। गलती मैंने क्या देखा है लोगों का, हमें नहीं लेना है, लेकिन मुझे पता चल गया मेरा बाजू वाला प्लॉट बिक रहा है, मकान बिक रहा है, और 4 गुने कीमत में बिक रहा है, हम खरीद लेते, कहीं से पैसा इकट्ठा करें। ये राइट वे नहीं है। तो कहाँ लेना चाहिए, हमें प्लान करके लेना चाहिए। जहाँ रह रहे हैं अच्छा है, अब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचिए कि कहाँ ग्रोथ हो सकता है। जहाँ सिटी ग्रो कर रहा है, जहाँ सिटी बढ़ चुका वहाँ नहीं, वहाँ रहने के लिए लेना चाहिए। जहाँ डेवलप हो चुका है, क्योंकि अनडेवलप्ड एरिया में रहेंगे तो फैसिलिटी कम मिलेगा। डेवलप एरिया में आप रहिए, अनडेवलप्ड एरिया में, शहर के पेरिफेरल में देखिए। मैं शुरू में निवेश जैसे दिल्ली में क्या, आउटर रिंग रोड के आसपास, तो एकदम अनडेवलप्ड था, वो 50-50 गुना बढ़ा, 20-20 गुना बढ़ा, 10-10 गुना बढ़ा, ठीक है। तो जब ऐसे जगह में आप जाएंगे जहाँ ग्रो शहर कर रहा है, जहाँ कुछ नया आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो ऐसे जगह आप ज़्यादा रिटर्न के हिसाब से पा सकते हैं। और दिल्ली एनसीआर में ऐसी जगह कौन सी आप सजेस्ट करते हैं?
जैसे दिल्ली के बाद जैसे नोएडा पहले बढ़ना शुरू हुआ था, जैसे गुड़गांव पहले बढ़ना शुरू हुआ, अब गुड़गांव और नोएडा दोनों बढ़ चुका है। तब नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा या उसके आगे जेवर एयरपोर्ट बढ़ रहा है, या गुड़गांव के आगे मान लीजिए और आगे जो मानेसर या सोहना रोड जो भी है, ऐसे जगह आपको देखना है। जैसे अभी देखिए कि मारुति ने सोनीपत में एक फैक्ट्री लगाया, तो उसके आसपास, क्योंकि वहाँ पे जब 20,000 लोग नौकरी करने आएंगे तो इतने लोग घर चाहेंगे, इतने लोग रहना चाहेंगे, ऐसे जगह को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो इसको कैसे इवेल्युएट किया जा सकता है कि किसी जगह की ग्रोथ कितनी होगी? डेफिनेटली आप जैसे कहीं देखिए गुड़गांव बढ़ा, क्या रीज़न रहा गुड़गांव का? एयरपोर्ट नज़दीक में आ गया, ठीक है, और रोड कनेक्टिविटी अच्छी थी, दिल्ली से जयपुर हाईवे पे था। ऐसा ही आपको देखना है कि मान लीजिए कोई एयरपोर्ट आ रहा है, कोई एम्स आ रहा है, कोई मेट्रो का कनेक्शन आ रहा है, कोई बड़ी फैक्ट्री आ रही है, कोई बड़ा मान लीजिए इंडस्ट्री आ रहा है, तो ऐसा चीज़ जब आप 4-5 कम से कम पैरामीटर देखिए, ऐसा कुछ यदि आ रहा है उस लोकेशन में, डेफिनेटली उस लोकेशन को ग्रोथ मिलेगा। जैसे मुंबई में देखिए, अभी नवी मुंबई में नया एयरपोर्ट आया है, ठीक है, तो ऐसा जब कुछ कहीं पे आपको देखने को, और ये पूरे देश में हो रहा, मैं नहीं दिल्ली मुंबई की बात कर रहा हूँ, कहीं भी टियर 2 शहर में देश में 100 स्मार्ट सिटी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, 10 लाख करोड़ इस साल के बजट में भी गवर्नमेंट खर्च कर रहा है ऐसे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। तो कई लोग मुझे कहता अच्छा मैं उसी शहर में लूँगी, नहीं, आप जहाँ रहते हो वहाँ देखो ना, आसपास के पेरिफेरल में कौन सा स्मार्ट सिटी डेवलप हो रहा है, आपके पास में कोई एम्स आ रहा है, आपके पास में कोई एयरपोर्ट आ रहा है, डेफिनेटली आगे बढ़ेगा वहाँ पैसा। एक सवाल में हमेशा मैंने चाहे वो फाइनेंस से जुड़े एक्सपर्ट्स हों, चाहे वो रियल एस्टेट से जुड़े एक्सपर्ट हों, मैंने हमेशा एक विरोधाभास देखा है, वो इसमें कि रेंट पे घर लें, EMI भरें, क्या ज़्यादा बेनिफिशियल है? कई लोग कहते हैं अपना घर होना चाहिए, कई कहते हैं कि नहीं, रेंट पे रहोगे तो ज़िंदगी भर सुकून से रहोगे। अब मैं कहता हूँ 10 करोड़ जब तक ना हो तब तक रेंट पे रह लीजिए, प्रॉपर्टी खरीदिए पर इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है ना। प्रॉपर्टी खरीदिए, आप रेंट पे चढ़ाइए। तो क्योंकि आप यदि घर खरीद के उसमें आप EMI भर रहे हैं ना, तो बढ़ता है, वहाँ भी एप्रिसिएशन होता है, पर बहुत समय लग जाता है, ठीक है। इस बीच में कभी आपकी जॉब चली गई, कभी बिजनेस में ऊपर नीचे हुआ, तो आपको एक मेंटल प्रेशर रहता है। तो बेहतर है कि आप इन्वेस्टमेंट सीखिए। हमें कोई नहीं बताया था, जब हम लोग शुरू में पैसा कमाना शुरू किए तो पहले हम घर बड़ा लेना शुरू कर दिए। ज़रूरत था 1 BHK का, मेरी शादी हुई थी, मेरी मदर इन लॉ ने कहा, दिल्ली में ही मैं रहता था, ये 25 गज का कम से कम ले लो, तो हमने कहा कि 150 गज का हमने ले लिया। 150 गज की हमें ज़रूरत नहीं थी। तो यह कोई नहीं बताता है। तो मैं यह कहना चाह रहा हूँ, यदि आप ले भी रहे हो तो दिखाने के लिए मत लो, ठीक है। अरे दूसरे को दिखा के फ़ायदा नहीं। असली वेल्दी जब आप बनोगे ना, आपके पास पैसा होगा ना, आपके पास वेल्थ क्रिएट होगा ना, तो आपका आत्मबल बढ़ा रहेगा, ठीक है। तो हो सके तो आप रेंट पे रहिए और पैसे को मल्टीप्लाई करिए। और जिसको ज़ीरो से स्टार्ट करना है उसको कैसे शुरू करना है? तो मैंने कहा 4 रास्ते हैं, 4 दरवाजे हैं। पहला है रियल एस्टेट शुरू करने के लिए बाय करना शुरू कर दीजिए यदि आपके पास पैसे आ रहे हैं तो। दूसरा दरवाज़ा है बेचना से पैसे नहीं हैं और आप पैसा बनाना चाहते हैं, बेचना शुरू कर दीजिए। तीसरा है यदि आपके पास इस बिज़नेस में आना है तो डेवलपर बन जाओ। और चौथा, और बहुत पैसा है तो इन्वेस्टर बन जाओ, किसी प्रोजेक्ट में फाइनेंस करो, किसी के साथ जॉइंट वेंचर करो। और रियल एस्टेट में क्या गारंटीड रिटर्न जैसी कोई चीज़ है? गारंटेड रिटर्न कुछ बिल्डर प्रॉमिस करते हैं, मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। तो गारंटेड रिटर्न यदि बहुत ज़्यादा कोई प्रॉमिस कर रहा है कि इतना % देंगे, तब तो थोड़ा सा आपको संभल के बिल्डर का प्रोफाइल देख करके काम करना चाहिए। पर आप ये देखिए मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। नॉर्मली आप देखेंगे रियल एस्टेट मार्केट जो है 10 से 20% के आसपास मूव कर रहा है। अभी पिछले 5 साल में, 10 वर्षों में देखेंगे तो बुरा नहीं है, 10 से 20% के बीच में, एवरेज 15-16% का आसपास आ जाता है। हम लोग तो इसमें काम करें तो हमें तो 20-1% का आ जाता है, 20-25%। तो और कहाँ आप इतना रिटर्न सीओ शॉर्ट में, गारंटी जो आप पूछ रहे हैं ना, मतलब माइनस ना हो, कैपिटल प्रिजर्व रहे। हम ऐसा नहीं, कई बार ज़्यादा लालच में अपना कैपिटल ही गंवा देते हैं, ठीक है, वो भी जीरो हो जाता है। तो कैपिटल जो है हमारा
वो प्रिजर्व रहे, वो माइनस में ना जाए, और मैं अच्छा यदि रिटर्न कर रहा हूँ, मान लीजिए 12, 15, 20%, बहुत अच्छा रिटर्न है। पर कोई आपको लालच ये दे रहा है कि भाई आप लो, कल अगले साल डबल हो जाएगा, 2 साल में डबल हो जाएगा, तो भाई थोड़ा सा संभल के करना। और ये जो आपने रियलिटी बताई, अगर मैं दिल्ली एनसीआर या दूसरी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करूं, तो उनकी रियलिटी क्या है? देखिए, कई बार जब तेजी रहता तो 2 साल में डबल हो जाता है, लेकिन वो हमेशा नहीं होता है। कई बार 2 साल तक तो 1 रुपये भी नहीं बढ़ता है। तो आप एवरेज, ऑन एन एवरेज देखेंगे तो मुझे लगता है 15-16% अच्छा रिटर्न है, क्योंकि 10-12% तो म्यूचुअल फंड में 15 साल लग जाते हैं रिटर्न आने में। स्टॉक्स में तो ऊपर नीचे होते रहता है। और मैं फिर से अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो 2026 अभी चल रहा है, 2026 से 2030 के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? कौन सी ऐसी लोकेशंस हैं दिल्ली एनसीआर में जो आने वाले 10 सालों में या 5 सालों में बहुत वैल्यू करेंगे? मैं वही बोला कि पेरिफेरल को थोड़ा चेक करिए। जैसे गुड़गांव से भी अब आगे आप निकलिए, नोएडा से भी थोड़ा आगे निकलिए। सोनीपत रोड मुझे लगता है वो भी अभी इतना डेवलप नहीं हुआ, पोटेंशियल है क्योंकि प्राइस अभी लो है। तो ऐसे जगह पे यदि आप जाएंगे जो पेरिफेरल में है तो आप अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। और गुरुग्राम में ये जो लग्जूरियस होम्स का कॉन्सेप्ट है, ये कैसे बूम कर रहा है? ये बूम कर रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, हर से? कोई ये तो उनसे पूछेंगे, क्योंकि देश तरक्की कर रहा है ना। तो हमारा देश तरक्की कर रहा है, बिजनेस लोगों का चल रहा है, सैलरी लोगों की बढ़ गई। देखिए, आज से 20 साल पहले 20-25 हज़ार लोगों की सैलरी होती थी, आज एवरेज 2-2.5 लाख रुपए सैलरी हो गई है। तो जब लोगों के पास पैसा आता है तो मैंने कहा कि वो रियल एस्टेट में लगाते हैं। और घर बड़ा लेना, बड़ी सोसाइटी में लेना, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, 100 करोड़ का घर लेना एक स्टेटस सिंबल हो गया है। तो वो स्टेटस की वजह से लोग ऐसा घर लेते हैं, ऐसा घर में रहते हैं। वो इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं, ठीक है। हाँ, आपको अच्छा पैसा है, बहुत पैसा है, बिजनेस सेट है, हर महीना मेरी लाखों रुपए आ रही है, तो आप अच्छा घर लो, उसमें बुराई नहीं है। देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं, आप करोड़ों की, चलिए आजकल तो करोड़ कुछ है ही नहीं और आपके लिए तो वैसे भी कुछ नहीं है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि अगर मतलब लोगों के पास पैसा है, 2 तरह की हमारे देश में जमात मिलती है, एक बहुत अमीर और एक बहुत गरीब, है ना। मिडिल क्लास तो बेचारा पिसता ही है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वही हैं जो आज भी उतनी सैलरी में ही गुजारा कर रहे हैं? हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन चली है, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है ये काम। तो उनको कुछ और भी करने की ज़रूरत है ना। यदि आपकी सैलरी उतनी है कि आपको पैसा नहीं बच रहा है, मान लीजिए कोई 50,000 रुपये कमा रहा है और 50,000 में हमको नहीं लगता दिल्ली ऐसे शहर में या एनसीआर में लोग बचा पाता होगा, तो आपको 2 चीज़ों पे काम करनी है। पहला चीज़, अपने स्किल को बढ़ाना है। ये पॉडकास्ट में 20 साल का बच्चा 20 लाख रुपए महीना कमाता है। क्यों आप देख रहे हो दूसरे का पॉडकास्ट, क्यों नहीं आप शुरू कर रहे हैं? मैं दर्शकों को कह रहा हूं, वीडियो एडिटिंग करके अभी एक बच्चे से मैं मिला, 18-20 साल का था, 8 लाख रुपए महीना कमा रहा है। आप 50,000 क्यों कमाने में लगे हुए हो? सोचो, डिजिटल मार्केटिंग करके लोग लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं, तो क्यों नहीं स्किल ले रहे हो? अच्छा, मैं तो वो नौकरी करता, भाई सीख लो, पार्ट टाइम में कर लो, किसने मना किया? तो स्किल को बढ़ाइए, पैसा ज़्यादा नहीं है तो। मेरे को सजेस्ट कीजिए, मुझे क्या करना है? मैं तो ना 8 लाख कमा रही हूँ, ना मैं 5 लाख कमा रही हूँ। आप जो कर रहे हैं ना, ये करते रहिए। आपको पता नहीं है, इस देश में लोग 20-20 लाख रुपए पॉडकास्ट पे आने के लिए लेते हैं। नाम मेरे से मत कहवाइए, ठीक है ना। तो बस एक ही गेस्ट 20 लाख रुपए आपको देगा, जिस दिन आपके ऐसे व्यू आ जाएंगे। आगे आपने ये लगा दिया ना, ऐसे व्यू आ जाए कि अब मैं आपसे नहीं पूछ पाऊंगी। नहीं, मैं यही कहा, क्यों किसी का नाम मुझे यहाँ लोग जानते होंगे, ठीक है, आम आदमी नहीं जानते हैं, लेकिन लोग, आप जो काम कर रहे हैं ना, मैं एक चीज और कहता हूँ, जो काम करिए ना वो मजे लेकर के करिए। मैं देखिए ट्रेनिंग में हूँ, रियल एस्टेट मेरा प्रोफेशन है, लेकिन मैं ट्रेनिंग देता हूँ ना, 17 साल तक मैंने 1 रुपये नहीं लिए। मैं अभी मेडिटेशन सिखाता हूँ, 12 वर्षों से सिखा रहा हूँ, 1 पैसे नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आता है। तो यदि आप पैसे कमाने के लिए तमन्ना जी सोचेंगे पॉडकास्ट करूं, तो फिर शायद आप थोड़ी देर में थक जाएंगे, लेकिन आप देखेंगे, अरे वाह, ये तो अपॉर्चुनिटी है नए नए लोगों से मिलने का, पहचान बनने का, सीखने का। हाँ, मेरे को मजा आ रहा था तो मैंने शुरू किया। अच्छा है, लेकिन अब 1 साल में इतना मजा हो गया कि अब लग रहा है कुछ आ भी जाए और पैसा भी आना शुरू हो जाए। तो देखिए, आ जाएगा, उसके लिए घबराइए मत,
आपका धर्म है, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, तुम्हारा धर्म है कर्म करना, फल परमात्मा के हाथ में छोड़ दीजिए। अच्छा, 2 टियर सिटी और जो फिर से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की हमने बात की, जैसे हम लोग अक्सर सोचते हैं कि यार एक पहाड़ों पे खूबसूरत सा घर होना चाहिए ताकि अपनी रिटायरमेंट के बाद वहाँ चले जाएं, तो कैसे पॉसिबल है ये? पहले वेल्थ बना लीजिए, फिर ये सब सोचिएगा, क्योंकि कई बार लोग पहाड़ पे घर बना लेते हैं, साल में एक बार जाते हैं, आपके कोई काम के नहीं। तो पहले वेल्थ क्रिएट करने पे ध्यान दीजिए। लेकिन पहाड़ों पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लाइक करना चाहिए यदि गवर्नमेंट अलाउ करता है। जैसे हमारे देश में कई स्टेट में खरीदना अलाउ नहीं है, आप इलीगल तरीके से मत खरीदिए, हमेशा लीगली का साथ दीजिए, ठीक है। यदि लीगल है, जैसे उत्तराखंड में देख रहे हैं शायद कुछ लिमिट है, 200-250 गज शायद ले सकते हैं, हिमाचल में भी कुछ जगह लिमिट है या शायद खरीद ही नहीं सकते हैं, JNK में नहीं ले सकते हैं। जहाँ नहीं ले सकते वहाँ मत लीजिए, ठीक है। और नॉर्मली यदि आप शिफ्ट करने की नहीं सोच रहे हैं, हमारे दिल्ली में पोल्यूशन बहुत हो गया, रिटायर कर गए, यार मुझे ये भीड़ में नहीं रहना है, तो आप लो। लेकिन सिर्फ मैं 1 महीने रहूँगा तो आप 1 महीने में बोर हो जाएंगे। आप अगले बार दूसरे जगह जाओ ना, होटल को उतने पैसे दो, आप पैसा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, हाँ ठीक है मुझे बचना है तो फिर तो कहीं भी आप देश में शिफ्ट कर जाइए, देश क्यों दुनिया में शिफ्ट कर जाइए, लोग करते हैं कि नहीं, पैसे कमाने दूसरे जगह चले जाते हैं। पर इन्वेस्टमेंट के ख्याल से देखिए, लीगली प्रूवन होना चाहिए, वहाँ आप खरीदने के लिए ऑथराइज हैं कि नहीं, और वहाँ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ROI क्या आ सकता है। सिर्फ पहाड़ पे लेने के लिए बहुत महंगा हमने ले लिया और वो बढ़ नहीं रहा है या उतना रेंटल यील्ड नहीं आ रहा है, तो ऐसे जगह मैंने यही कहा, ये मत देखिए मेरे घर के पास है या घर का दूर है, उस जगह पे देखिए क्या अभी प्रॉपर्टी में ग्रोथ बाकी है, ग्रो होगा। और पहाड़ों पे नॉर्मली या सी शोर के पास, मतलब जैसे गोवा है, ऐसे जगह पे प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेगा क्योंकि टूरिज्म बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन आप अपनी कंडीशन देखिए कि अभी आप किस कंडीशन में हैं। और जो दिल्ली के बायर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं, क्योंकि हम आए दिन सुनते हैं बिल्डर भाग गया, खैर अब तो बड़े सारे नॉर्म्स और बड़े सारे लॉज बन गए हैं, बट आए दिन हम इस तरह की चीज़ें सुनते हैं। और जो फिर से वही बोलूँगी, जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बिल्डिंग्स इतनी अच्छी बनी भी नहीं होती, तो क्या क्राइटेरिया है इन सब चीज़ों को समझने का? देखिए क्या है कि बिल्डर भागने वाला बात जो है ना, 2016 से हाँ, पहले उसके हमारे बाद देश में कोई कानून नहीं था, अब कानून आ गया, रेरा प्रोटेक्शन है कस्टमर के लिए ही, तो अब इस तरह का घटना बहुत रेयर हो गया है। तो अभी यदि आप ये चेक करेंगे कि प्रोजेक्ट यदि रेरा अप्रूव्ड है तो दिक्कत नहीं आएगा। दूसरा चीज़, बिल्डर कई बार कहता कुछ है करता कुछ है, तो ऐसे यदि आप बिल्डर को चेक करें कि उनका पहला ट्रैक क्या रिकॉर्ड है, व्यक्तिगत रूप से कैसा बिल्डर है या वो कंपनी कैसा है, उनका नेचर कैसा है, तो मैंने पहले भी कहा था यदि ये चेक करेंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। और जहाँ तक बात है रेडी टू मूव की, तो यदि रेडी टू मूव भी आप लेते हैं, रहना हो तो रेडी टू मूव लीजिए, इन्वेस्टमेंट यदि करना हो तो बनते हुए करेंगे तो सस्ता आप बाय करेंगे। हो सकता है बनते बनते आपका 50% 2 साल में 3 साल में बढ़ जाए या डबल हो जाए प्राइस। और फिर से वही पूछूंगी, जैसे इन्वेस्टमेंट करना है, हमारे पास एक लिमिटेड पैसा है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता, जैसे आपने कहा कि आप अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेते हो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, कमर्शियल क्यों नहीं? अगर कमर्शियल हम लेते हैं और उसको रेंट पे दे देते हैं, या मैंने ये नहीं कहा कि कमर्शियल कम पैसे में कमर्शियल खरीद नहीं पाएंगे। एक मॉल में जाइए, वहाँ 50,000 रुपये आज के डेट में स्क्वायर फीट जगह मिलता है, 1000 स्क्वायर फीट का 5 करोड़ रुपए कीमत है। कम पैसा में कहाँ से आप खरीद पाएंगे कमर्शियल? तो इसलिए मैंने कहा यदि आपके पास ज़्यादा पैसा है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी ले सकते हैं। कम पैसे में नॉर्मली अच्छा कमर्शियल नहीं मिलेगा, आप फिर ऐसे जगह दुकान ले लिए जहाँ वो चल ही नहीं रहा है। दूसरा, आप देखेंगे नोएडा की बात, सबसे ज़्यादा खाली प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल से ज़्यादा कमर्शियल ही मिलेगा। पहला जो चॉइस लोगों का होता है ना, वो घर खरीदने का होता है, ना कि दुकान मकान ऑफिस खरीदने का होता है, ठीक है। तो यदि आपके पास कम पैसा है, तब मैंने कहा था कि फिर रेजिडेंशियल से शुरू करना चाहिए। आपके हिसाब से आज की डेट में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल और सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट ही है? मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट दिया है और उसमें भी लैंड ज़्यादा दिया है, तो मैं कहूँगा रियल एस्टेट ही है।
अच्छा, ये कहना आसान नहीं होता कि आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें, इतना परसेंट निकाल लें सैलरी से और फिर उसके बाद बचता ही नहीं। वही मैं दोबारा उसमें आ रही हूँ, क्योंकि ये तो बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है। फिर आप बोलेंगे पैसिव इनकम शुरू करो, पैसिव इनकम के लिए भी तो पहले पैसा लगाओगे तो पैसा मिलेगा बहुत ना। बहुत बढ़िया। देखिए क्या है ना, हमने कहा कि दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं स्पेंडर, वो सब खर्चा कर देते, मैं भी उसी कैटेगरी में था, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। और दूसरा लोग होता है सेवर। सेवर क्या होता है, वो सब पैसा कंजूस जिसको हम लोग कहते हैं, वो सब पैसा बचाना चाहता है। तो दोनों गड़बड़ है, हमें बैलेंस करना है, मध्यम मार्ग गौतम बुद्ध कहते हैं, मध्यम मार्ग पे चलना चाहिए। मध्यम मार्ग क्या हुआ कि हम जो कमा रहे हैं उसका कुछ हिस्सा, मैंने ये नहीं कहा सारा आप बचत करो, 10 से 20-25% भी यदि आप बचत कर रहे हैं ना, और उसको निवेश कर रहे हैं, खाली बचत करने बैंक में एफडी करने से यदि आप निवेश करेंगे तो आप जल्दी मिलेनियर बनेंगे, जल्दी फाइनेंशियल फ्री होंगे, 10-1 साल में हो सकते हैं। नहीं तो मैंने देखा है कि 60 साल के बाद भी, 65 साल के बाद भी लोगों को स्वेच्छा से नहीं, मजबूरी में काम करते हुए मैंने देखा। बिल्कुल। लोगों को काम करना पड़ता है क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके घर के खर्चे हैं और उनके पास कोई पैसिव इनकम का सोर्स नहीं। इसलिए बचत करना जरूरी है, इसलिए निवेश करना जरूरी है, क्योंकि आप जल्दी से जल्दी, मैं अपने प्रोग्राम में कई बार सवाल पूछता हूँ, अच्छा आप बताओ आप में से कितने लोग ऐसे हैं यदि कल संजोग से मंडे ही है, आज संडे, कल मंडे से यदि आपके अकाउंट में 10 करोड़ या 50 करोड़ रुपए आ जाए तो कल से ये काम नहीं करोगे जो करते हैं। तो 80% लोग हाथ उठाते हैं, यकीन मानिए तमन्ना जी। 80% लोग कहते हैं जब मैं कल से ये ऑफिस नहीं जाऊंगा, ये बिजनेस नहीं करूंगा, ये दुकान नहीं करूंगा। वो इसलिए कर रहे हैं कि मजबूरी है, घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, बच्चों का फीस कैसे जाएगा। मजबूरी में काम ना जिंदगी भर करना पड़े, इसलिए आपको पैसा कमाना, इसलिए बचत करना, इसलिए निवेश करना, और ये साइंस है। कैसा माइंडसेट होना चाहिए आप, क्योंकि स्पिरिचुअल भी हैं, आप मेडिटेशन भी कराते हैं, कौन सा ऐसा माइंडसेट है जो हमें हमेशा कहते हैं ना कि आप जो सोचते हैं वही आपके साथ होता है, ऊपर वाला सिर्फ तथास्तु कहना जानता है, तो क्या माइंडसेट होना चाहिए? माइंडसेट होना चाहिए, पॉजिटिव सोचिए। आप पहले ही क्यों सोच रहे? बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा मैं जमीन लूंगा, मकान लूंगा, फंस गया, डूब गया, बिल्डर भाग गया, तो आप तो वही यूनिवर्स को कमांड दे रहे हैं ना। आप, मैं देखता हूँ लोग अपने बच्चों को बार बार कहते हैं तुम नालायक बनोगे, अपने स्टाफ को बार बार कहते हैं कि तुम धोखा दे दोगे, वो धोखा देगा। स्टाफ छोड़ दिया, पत्नियों को भी कहता है तो धोखा दे देगी। आप जो चाहते हैं ना वह बोलना शुरू करिए। मेरे पास 2012 में पुराना बिजनेस डूब गया था और मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, कर्जे में आ गया मैं। तो मैंने कहा कि 2-4-5 करोड़ तो कमाया, इस बार 100 करोड़ कमाना। तो मैं कहना शुरू कर दिया, बोलना शुरू किया, सबको बताना शुरू कर दिया कि मैं इस बार 100 करोड़ कमाने वाला हूँ। तो वही सब हमने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो आप माइंडसेट का मतलब वह है, वहाँ उस चीज़ पे फोकस मत करिए जो आप नहीं चाहते, उस पे फोकस करिए, वह बोलिए, वह देखिए, वह सुनिए जो आप चाहते हैं। और आज के मार्केट के हिसाब से जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस चल रही हैं और जो इकॉनमी है, रियल एस्टेट में ठीक है आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट करना सबसे बेहतरीन विकल्प है, लेकिन इसका जो कह सकते हैं प्रॉफिट कब मिलना शुरू होगा? प्रॉफिट देखिए, आप डिपेंड, देखिए हमेशा मैंने कहा कि जितना लॉन्ग टर्म, जितना विजनरी आप रहेंगे, जितना लंबा रियल एस्टेट में होल्ड कर सकते हैं, उतना ज़्यादा प्रॉफिट गेन करेंगे। लेकिन चलो अभी आपको इतना दूर नहीं दिख रहा है, इतना नहीं आप वेट कर सकते हैं, कम से कम 2-3 साल का फ्रेम में यदि आपको 25 से 50%, मतलब 15 से 20% सालाना का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। मान लीजिए मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदा 10 लाख रुपए की, 2 साल में 15 लाख हो गया, तो मैं एग्जिट ले सकता हूँ, 15 लाख में बेच के फिर अगला निवेश करूंगा। यदि आपको यह करना, इस बिजनेस के अंदर आना है, तो आप फ्लिपिंग, इसको कहते हैं फ्लिपिंग, कर सकते हैं। तो आप अपना फिर लालच में मत रखिए कि डबल होगा तभी में, हो गया बहुत बढ़िया 2 साल में, लेकिन 2 साल में मेरा 50% ग्रो हुआ, 40% ग्रो हुआ, या 3 साल में, 2 से 3 साल में, या 50 से 100% हुआ, मैं एग्जिट कर लूँगा। हो सकता है वो 5 गुना होगा। और फिर उस पैसे को खर्च मत कर दीजिए फैंसी कार लेने में, दिखाने वाला कार में, उसको फिर से निवेश करिए। यही सीक्रेट है। और इस बिजनेस में आने के लिए क्या हाई प्रोफाइल लोगों के साथ कनेक्शंस भी होना बड़ी
बात है, मतलब किसी भी चीज में यदि अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन रखेंगे, नेटवर्किंग करेंगे, कहा ही जाता है जो आपका नेटवर्थ ही आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ बनाता है। मैं अभी एक प्रोग्राम के अंदर हूँ, टोनी रॉबिन्स का प्लेटिनम पार्टनरशिप प्रोग्राम है। तो वहाँ फीस है $1,15,000 साल का। ठीक है, तो आप देख लीजिए इंडियन रुपीज में कितना पैसा, डॉलर का भाव 95 रुपये हो गया है। क्या लोगों ने मुझे कहा इतना ज़्यादा पैसा तुम सीखने में अभी भी खर्च कर रहे हो, दिमाग तो ठीक है। हमने कहा बात दिमाग का नहीं है, बात है वहाँ कैसे दिमाग वाले लोग हैं। तो ऐसे यदि जगह आप जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आपकी सोच भी ऐसा होना शुरू हो जाता है। इसलिए रहना चाहिए हमेशा। यदि आप जो बनना चाहते हैं, वो लोग कहाँ बसते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, वो आप भी चूज कर लीजिए। संगति से गुण होते हैं। और ऐसा भी होता है क्या कि जो मतलब आप जैसे आप बोल रहे हैं स्किल्स डेवलप करने चाहिए, ठीक है। अब मैं पॉडकास्ट करती हूँ, ठीक है, मैं पॉडकास्ट में जो अपने आप को अपग्रेड कर सकती हूँ कर लेती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि हाँ मैं पैसा बचाऊँ, इसलिए मैं एडिटिंग भी करना शुरू कर दूँ, उसके लिए भी स्किल डेवलप कर दूँ। लेकिन अब ये भी तो कहा जाता है ना कि भाई जिसका काम उसी को साजे। बिल्कुल, वह काम जो आपके लिए कोई और कर सकता है, मैं हमेशा कहता हूँ वो काम खुद नहीं करना चाहिए। जैसे मेरे लिए गाड़ी ड्राइव मेरा ड्राइवर कर सकता था, मैं ड्राइवर रख लिया। मेरे लिए ये अपॉइंटमेंट मेरे लिए कोई मेरा असिस्टेंट कर सकता था, मैं क्यों फ़ोन करूँगा, अच्छा मैं आपके पॉडकास्ट पे आ जाऊँ पूरे दिन में, तो वो कोई और कर सकता है। आपके लिए गेस्ट कोई और ला सकता है, तो आप अपना असिस्टेंट रख लीजिए, वो आपके लिए काम करेगा। हमेशा से देखिए अमीर लोग जो बनते हैं ना, वो हमेशा से उस काम को करते हैं, इसको पेरेटो प्रिंसिपल कहते हैं, 80-20 रूल्स। 20 काम लोग वो करते जहाँ से रिजल्ट आता है, 80% वो काम कर दीजिए जिससे रिजल्ट नहीं आता है। आप फ्लिप कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, 80% वह काम करिए जहाँ से आपकी प्रोडक्टिविटी आता है, जहाँ से पैसा आता है, जहाँ से आपको ग्रोथ मिलता है। 20% बाकी चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। यानी कि वो काम उसी को करने दो जिसका है। बिल्कुल, इनिशियली शुरुआत जब आप कर रहे हैं तब सीख लेना चाहिए। पैसा अभी नहीं है मान लीजिए, लेकिन यदि आप ग्रो कर रहे हैं, व्यू मिल रहा है, रिच मिल रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो टीम हायर करते चले जाइए। पॉजिटिव सोच के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जो अक्सर मिडिल क्लास लैक करती है, जिसकी वजह से वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं? हमारे शास्त्रों में जो है ना, जो है 4 पुरुषार्थ करने की बात है। पहला है अर्थ, दूसरा है धर्म, तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष। पर मिडिल क्लास के लोग जिंदगी खत्म कर देता है धन कमाने में, अर्थोपार्जन में, बाकी चीज भूल जाता है। ठीक है, तो धर्म कब करेंगे? धर्म क्या है? जो धन कमा रहे हैं वो लोगों के सेवा में देना है, ठीक है, कुछ परोपकार करने में। कर्म क्या है? हम अपनी जरूरतों को पूरा करना, कामनाओं को पूरा करना। मैं एक पिता हूँ तो मेरे बच्चों के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पति हो तो पत्नी के लिए जो बेटा हो तो एक माता पिता के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मोक्ष क्या है? एक दिन इस संसार से हम जाएंगे, तो अतृप्त हम ना विदा हूं। तो मिडिल क्लास या जो लोग 80-90% लोग बस पैसे के पीछे भागते रहते हैं, अपने ऊपर कभी देखते ही नहीं है। वो असली मकसद जिंदगी का भूल जाते हैं कि मैं इस धरती पे एक्चुअल में क्यों आया। क्या पैसे कमाने आया? क्या बीवी बच्चे पैदा करने के लिए आया? नहीं, कुछ और भी मकसद हो सकता है। वह प्रश्न की तरफ बढ़ना जो मिसिंग है। मैं कौन हूँ? मेरे जीवन का पर्पस क्या है? तो ये असली बात, इस जीवन की का उद्देश्य को खोजना। हम तो ऑर्डिनरी मान के जीवन जीते रह जाते हैं। अच्छा, मैंने अक्सर जिनके साथ पॉडकास्ट किया, जो फिर से बोलूँगी जो मिलेनियर्स हैं, सभी स्पिरिचुअल हैं। तो आप लोग स्पिरिचुअल पहले थे उसके बाद मिलेनियर बने, या मिलेनियर बनने के बाद स्पिरिचुअल बन गए? मेरा लाइफ ऐसे कुछ चला है। तो शुरू में मुझे लगा कि यदि मैं धन कमा लूँगा तो बहुत खुश हो जाऊँगा। तो हो भी गया, प्रभु की कृपा रही, कुछ पूर्व जन्मों का होगा, माता पिता। मैं तो इतना टैलेंटेड नहीं था, मैं ये समझता हूँ। इतना पढ़ा लिखा नहीं था, इतना टैलेंटेड नहीं था, पर प्रभु की कृपा हुई। तो मैं 25-26 साल के अंदर जो मैं तब चाहता था कि घर हो जाए, दिल्ली में गाड़ी हो जाए, बिजनेस हो जाए, सब कुछ हो गया। फिर भी मैं दुखी रह रहा था।
मैंने कहा भाई मैं तो सोचा था गाड़ी ले लेंगे, एक तो 4 गाड़ी आ गई, घर हो जाए एक नहीं कई घर हो गए, बिजनेस हो जाए एक इंस्टीट्यूट तो कई इंस्टीट्यूट हो गया, तो फिर मैं खुश, शादी हो जाएगा तब खुश हो जाएंगे। हमने कहा और दुखी हो गए, तो मैं खुश क्यों नहीं हो रहा। फिर हम अध्यात्म की तरफ खोजना शुरू की, खुशी कहाँ मिलेगी। तो फाइनली हमारे गुरुदेव मिले, समर्थ गुरु सिद्धार्थ वालिया जी। उन्होंने कहा कि जो खुशी तुम बाहर खोज रहे हो बाहर नहीं है, वो भीतर है। और जब भीतर की यात्रा शुरू किए, स्पिरिचुअल जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, मैंने कहा कि वाह हमें तो कुछ, अब तब मेरा ड्रीम था, मैं दुखी इसलिए हो रहा था क्यों कि मेरा ड्रीम हो गया अब सांसद बनने का, तो मैं बन नहीं पा रहा था, तो मैं डिप्रेस्ड हो रहा था। हमने कहा कि उसको बनने की ज़रूरत ही नहीं, मेरा वो स्वभाव ही नहीं है राजनीति करना। तो मैं फिर से आनंदित हो गया, और जब आनंदित हो गया मैं खुश रहने लगा, संतुष्ट रहने लगा, फोकस होने लगा। जब मैं ध्यान साधना करने लगा तो मेरे भीतर का टैलेंट और बाहर आने लग गया। फिर मैं जो काम कर रहा हूँ होशपूर्ण कर रहा हूँ और अच्छा होने लगा, फिर से सफल हो गया और ज़्यादा सफल हो गया। तो मैंने देखा कि जब मैं अध्यात्म के अपने लाइफ में मेरा आया, पहले भी सफलता तो लोग आप पा सकते बिना अध्यात्म के भी, ठीक है, लेकिन आपको दुख मिलेगा परिणाम स्वरूप। लेकिन यदि आप अध्यात्म को जोड़ लेंगे, आप स्वयं से जुड़ने लगेंगे, आप मेडिटेशन करने लगेंगे, फिर बैलेंस हो जाएगा। उसको कहते हैं ध्यानी के पास धन आएगा तभी धन का सदुपयोग करेगा, तभी उसका मजा ले पाएगा। क्योंकि अक्सर कई ऐसी सेलिब्रिटीज़ भी हैं, अनुष्का शर्मा भी एक इंटरव्यू में कहती हैं कि जो सेटिस्फैक्शन आपको स्पिरिचुअलिटी में मिलता है वो काम में नहीं है। फिर लेकिन लोग उसके बाद कमेंट भी मारते हैं हाँ। कि भाई अपना कमा को लिया, उसके बाद तुम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में ज्ञान देने चल पड़े, है ना। और ये जो सत्संग वगैरह करते हैं वो भी एक कथा सुनने का इतना लेते हैं, तो जब इतना ही ऊपर वाले से स्पिरिचुअलिटी से ही आपको सेटिस्फैक्शन है तो इतना क्यों कर रहे हो। और जाहिर सी बात है, अगर हम लोग भी देखें तो हमें भी लगता है कि यार अपने होटल चला रहे हैं, अपने रेस्टोरेंट खोले हुए हैं, अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, उसके बाद आप ऐसा ज्ञान देते हो। तो सबको एक ये चीज़ रहती है कि जब आप एक पड़ाव पे पहुंच जाते हैं तो ये बातें करना आसान हो जाती हैं, लेकिन फिर आप लोग बोलते हैं कि भैया इस पड़ाव तक पहुंचने के लिए भी एक जज्बा चाहिए। तो क्या रास्ता है सही? रास्ता यह है कि देखिए यदि आप नहीं इस राह पे चलेंगे, तो मैंने क्या कहा कि लोगों आज देखिए सबसे ज़्यादा तनाव बढ़ रहा है लाइफ में, स्ट्रेस बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रहा है, बीपी, हाइपरटेंशन, चाहे लाइफस्टाइल की डिजीज, सब बढ़ रहा है लोगों का। रिलेशनशिप आज जितना खराब है पहले कभी नहीं खराब था। भाई भाई को नहीं पट रहा, वाइफ हस्बैंड को नहीं बन रहा, बच्चे माता पिता का बात नहीं मान रहा है। तो ये सब गड़बड़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम सब लोग भाग रहे हैं, बाहर की दौड़ चल रही है। बाहर नहीं है जो आप बाहर खोज रहे हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए ही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे। वो जो है मृग ना उस खुशबू पाने के लिए बाहर जंगल में दौड़ते रहता है, उसको पता ही नहीं वो उसके भीतर है। तो आपने कहा कि वो लोग, तो जो लोग बाहर अभी भी लगे हुए हैं, इसको व्यापार बनाया है अध्यात्म को, हो सकता सही ना हो, ठीक है। या आपने कहा कि आप पा लिए हो, अनुष्का शर्मा सक्सेस हो गई है तो ज्ञान दे रही है, या वो अध्यात्म की बात कर रही है। डेफिनेटली, क्योंकि उसने पाया है इसलिए वो कह रही है ना। मैं सफलता पाया हूं तो अभी तो मैं कह रहा हूं मैं कैसे पाया हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, आपको बनने में क्या जा रहा है। हाँ, जब मैं अध्यात्म से नहीं जुड़ा था तो मेरे अंदर बहुत बुराई थी, कमी था, ठीक है। मेरे पास गलत आदतें थे, ठीक है। मैं गलत भोजन करता था, गलत नशा करता था, गलत संगति में था। धीरे धीरे होश जब बढ़ा तो सब कुछ छूट गया। तो बुराई इसमें क्या है? अध्यात्म के पथ पे एक अच्छा इंसान, पहले मैं सोचता था कैसे मैं पैसा कमा लूं, आज मैं सोचता हूं कि मैं कोई ऐसा प्रॉपर्टी ना दो जिसमें लोगों का लॉस हो। आज मैं विन विन सिखाता हूं, उस राह पे चलता हूं कि लोग भी प्रॉफिट, लोगों को भी लगे विनर में फील, मेरा कस्टमर भी विनर फील करे। तो ये बिना अध्यात्म के नहीं आ सकता है। अध्यात्म आपको स्वार्थी नहीं होने देता, अध्यात्म आपको असंतुष्टि में नहीं जाने देता है, डिप्रेशन में नहीं जाने देता है। तो इसमें बुराई क्या है?
हमें मोक्ष की राह मनुष्य जीवन मिला है, 84 लाख योनियों में मनुष्य सर्वोपरि है और मनुष्य ही सबसे ज़्यादा दुखी है। कोई और प्राणी दुखी है क्या? नहीं है। तो जब तक आप स्वयं से नहीं जुड़ेंगे, स्वयं की राह पे नहीं चलेंगे, तो अतृप्ति हमेशा बनी रहेगी। जब स्वयं से जुड़ेंगे तो फुलफिलमेंट आना शुरू हो जाएगा। फिर तमन्ना जी जो ये पॉडकास्ट करेंगे ना, लगेगी अच्छा आज का दिन बहुत अच्छा गया। नहीं, मेरे को रोज ही अच्छा दिन लगता है क्षमा पॉडकास्ट जब भी क्षमा करती हूँ। क्षमा क्षमा मैं नहीं, चाहूँगा, नहीं। मैं आपका उदाहरण देना नहीं चाहूँगा। पैसा बुरी चीज़ है कि अच्छी चीज़ है? अच्छी चीज़ है। ये हमारा रॉन्ग बिलीफ है। बचपन से हमें कह दिया गया पैसा बुरा है, पैसे के बारे में हम लोग गलत बोलना शुरू कर दिए, मेरे हाथ का मैल है, और पैसे वाले लोग गलत हैं, अंबानी अडानी को हम गाली देते हैं। जो चीज़ आपको चाहिए ना तमन्ना जी, उससे प्रेम करना शुरू कर दीजिए। पैसे से नफरत करेंगे, पैसे के बारे में बुरा बोलेंगे, पत्नी को बुरा बोलेंगे, वो रहेगी आपके साथ। नौकर नहीं रहता तो पत्नी तो छोड़ दीजिए। तो पैसे से प्रेम करना शुरू करिए, पैसे वालों से भी प्रेम करना शुरू करिए। हमें तो मर्सिडीज चाहिए, लेकिन दूसरे के घर में आ जाए तो बस हम कहते हैं अच्छा ये तो बेईमानी करके लाया, हमें कुछ जलन होने लग जाता है। परमात्मा कहते हैं ये मुझे पसंद नहीं। तो जो चाहिए, पैसा चाहिए, क्यों नहीं? हम तो कहते हैं उल्टा लोगों को कि पत्नी को प्रेम करो ना करो, पैसे को प्रेम करो। क्योंकि पत्नी भी पैसे से खुश रहती है। पत्नी को भी करो, लेकिन पैसे को जरूर प्रेम करो। एक चीज़ और हमने नोटिस किया है, हमने देखा कि गांधी जी पैसे पे सबसे बड़ा चित्र किया, क्या चीज़ का है जानते हैं? गांधी जी का चित्र है। और गांधी जी को हमारे देश में बहुत बुरा भला लोग कहते हैं, ठीक है ना? गांधी जी ऐसा वैसा, सब नहीं, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है। गांधी जी को भी बुरा भला कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि गांधी जी उधर पैसे पे बैठे हैं, विराजमान है। अनोइंगली आप पैसे को बुरा बोल रहे हैं, तो आज से गांधी जी से भी प्रेम करना शुरू कर दीजिए। देखिए पैसा आना शुरू हो जाएगा। डॉलर में क्या बना होता है, उससे प्यार करना शुरू कर देते हैं। वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हम भारत देश में हैं तो हम रुपया को क्यों नहीं प्यार कर सकते हैं? नहीं, फिर मैं यूएस पहुंच जाऊंगी ना सीधे। हाँ तो ठीक है, आप उसको प्रेम करिए, लेकिन आप ट्रम्प को बुरा बोलेंगे, उसके देश को बुरा बोलेंगे। कई लोग, हम तो चाहते हैं डॉलर बनाना, लेकिन अमेरिका को, उसके देश को, उसके लोगों को पसंद नहीं करते, कैसे हो? चलिए, जाते जाते एक एडवाइस आप दे दीजिए मिडिल क्लास को भी, और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं रियल एस्टेट में या फिर इस फील्ड में उतरना चाहते हैं, क्या एडवाइस है उनके लिए? उनके लिए है कि हमने कहा कि जहां आप खड़े हैं वहां से शुरू कर दीजिए। बेस्ट टाइम आज है, कभी कल नहीं होता। सोचिए इस साल मुझे प्रॉपर्टी लेनी है या इस साल मुझे प्रॉपर्टी बेचनी है, ठीक है? लेनी इस साल नहीं, आज सुन रहे हैं कैसे? मैं एक चीज़ करता था हमेशा, जो मैं, आपने कहा एडवाइस, तो प्रॉपर्टी देखता था, बहुत सारा प्रॉपर्टी शुरू में देखता था। ये कहता हूँ देखना शुरू करो, देखने के पैसे नहीं लगते। मर्सिडीज चाहिए तो आप मर्सिडीज देखने जाओ ना, उसको टेस्ट ड्राइव लो ना, टेस्ट ड्राइव के पैसे थोड़ी लगते हैं। तो आप प्रॉपर्टी देखो, और जब आपके पास पैसे ना हो तो अपने आप से कहो हाउ कैन आई बाय दिस, मैं कैसे खरीद सकता हूँ? हमारा माइंड बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, वह इंतज़ाम कर देता है खरीदने का। बहुत अच्छी बात कही, और ये आसान भी है और हम सब कर भी सकते हैं। ये कहने की बजाय काश मेरे पास ऐसा होता, हाँ। उससे बेटर या मैं नहीं ले सकता हूँ, ये हाँ। मेरे बस की नहीं हाँ। है, यह बोलना छोड़ दीजिए। हाँ। आप यह कहिए कि मैं कैसे, हो सकता है आपको एक नया जॉब मिल जाए जहाँ डबल सैलरी हो जाए, हो सकता है कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहाँ आप एक्स्ट्रा मनी कमाने लगे। क्या पता आपके एनर्जीज में अट्रैक्ट कर लूँ और मैं भी जल्दी से जल्दी मिलियनर बन जाऊँ और डेफिनेटली रियल एस्टेट। आज से आप एहसास करना शुरू कर दीजिए कि आप मिलेनियर हो, बन जाओ नहीं, हाँ, आप यह फील करना शुरू कर दीजिए और अपने आप से बोलना शुरू कर दीजिए। जैसे मुझे अब बिलियनियर बनना है, तो मैं अब बोलना शुरू कर दिया, फील करना शुरू कर दिया। वैसे मैंने अपना वॉलपेपर उसी हिसाब से लगाया हुआ है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। वाह, ग्रेट। तो स्पिरिचुअल मैं भी हूँ थोड़ी बहुत, ऐसी बात Great. नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा मेरी आपसे। शुभकामना जल्दी आपका 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो। भाई आपके हाथों में है सब्सक्राइबर 1 मिलियन होना। अच्छा लगा हो, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और तमन्ना जी को आगे बढ़ाइए। जी, थैंक यू वेरी मच, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद है कि हमारी मुलाकात का सिलसिला आगे भी बढ़ता रहेगा। फिलहाल समय की थोड़ी सी कमी है, तो अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कोशिश करेंगे कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आप तक अपने जवाब दें, और आपकी जो मुश्किलें हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, उन्हें सॉल्व किया जाए। तो आप कमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू सर।